आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर द्वारा संचालित ई कक्षाओं में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। विषय सामाजिक विज्ञान, कक्षा 8, भाग 3, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, अध्याय 5। न्यायपालिका का अपन अध्ययन प्रारंभ कर चुके हैं। विधि व्यवस्था की विभिन्न शाखाएं कौन सी हैं? विधि यानी कानून से आप पहले से परिचित हो चुके हैं। जैसे किसी व्यक्ति को शोषण का या अन्याय का सामना करना पड़े तो वह कौन सी अदालत में जाकर के अपनी जो पीड़ा है वो बयां कर सकता है। दहेज हत्या का ये मामला समाज के विरुद्ध अपराध की श्रेणी में आता है। ये आपराधिक फौजदारी कानून का उल्लंघन है। फौजदारी कानून के अलावा हमारी विधि व्यवस्था दीवानी कानून या सिविल लॉ से संबंधित मामलों की भी देखती है। फौजदारी और दीवानी कानून के बीच फर्क को समझने के लिए नीचे दी गई तालिका को देखें। ये तालिका आपको पुस्तक में दिखाई देगी, नहीं तो PDF में आप देख लेना। फौजदारी कानून और दीवानी कानून दो प्रकार के कानून हैं। जिसमें फौजदारी कानून है, इसमें शोषण के विरुद्ध जो अपराध के विरुद्ध जो आवाज़ उठाई जाती है वो न्यायालय में संबंधित मुकदमा वो दर्ज करवाया जाता है। और दीवानी कानून है ये, इसमें ज़मीन से संबंधित या मकान के किराएदार से संबंधित अन्य कोई ऐसा मामला है वो जाकर के कोर्ट में या अदालत में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जा सकता है। क्या हर व्यक्ति अदालत की शरण में जा सकता है? अब ये हमारे को समझना होगा कि प्रत्येक व्यक्ति अदालत की शरण में जा सकता है या नहीं। सिद्धांत भारत के सभी नागरिक देश के न्यायालयों की शरण में जा सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक नागरिक को अदालत के माध्यम से न्याय मांगने का अधिकार है। जैसा कि आपने पीछे पढ़ा है कि न्यायालय हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर किसी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वह न्याय के लिए अदालत में जा सकता है। अदालत की सेवाएं सभी के लिए उपलब्ध हैं, लेकिन वास्तव में गरीबों के लिए अदालत में जाना काफ़ी मुश्किल साबित होता है। कानून प्रक्रिया में न केवल काफ़ी पैसा और कागजी कार्रवाई की ज़रूरत पड़ती है, बल्कि उसमें समय भी बहुत लगता है। अगर कोई गरीब आदमी पढ़ना लिखना नहीं जानता है और उसका पूरा परिवार दिहाड़ी मजदूरी से चलाता है तो अदालत में जाना और इंसाफ पाने की उम्मीद उसके लिए बहुत ही मुश्किल होती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 1990 के दशक में सर्वोच्च न्यायालय ने जनहित याचिका की व्यवस्था विकसित की है। इस तरह सर्वोच्च न्यायालय में न्याय तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंच स्थापित करने के लिए प्रयास किया है। न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति या संस्था को ऐसे लोगों की ओर जनहित याचिका दायर करने का अधिकार दिया है जिनके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। ये याचिका उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जा सकती हैं। न्यायालय ने कानूनी प्रक्रिया को बेहद सरल बना दिया है। अब सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के नाम भेजे गए पत्र या तार की भी जनहित याचिका माना जा सकता है। शुरुआती सालों में जनहित याचिका के माध्यम से बहुत सारे मुद्दों पर लोगों का न्याय दिलाया गया था। बंधुआ मजदूरों को अमानवीय श्रम से मुक्ति दिलाने और बिहार में सजा काटने के बाद भी रिहा नहीं किए गए कैदियों को रिहा कराने के लिए जनहित याचिका का इस्तेमाल किया गया था। आम आदमी के लिए अदालत तक पहुंचना ही न्याय तक पहुंचना होता है। अदालतें नागरिकों के मौलिक अधिकारों की व्याख्या में एक अहम भूमिका निभाती है। जैसा कि आपने उपरोक्त उदाहरण में देखा है कि अदालत ने ही संविधान के अनुच्छेद 21 की व्याख्या करने के बाद ये कहा था कि जीवन के अधिकार में भोजन का अधिकार भी शामिल होता है। इसलिए अदालत ने राज्य के आदेश दिया था कि वह दोपहर के भोजन की योजना सहित सभी लोगों को भोजन मुहैया कराने का आवश्यक कदम उठाएं। जबकि पहले वाले फैसले 1985 में वोल्गा टेलिस बनाम बम्बई नगर निगम के मुकदमे में दिया गया है। झुग्गी वासियों की आजीविका
बचाने का प्रयास भी किया जा रहा है। न्याय तक आम लोगों की पहुंच को प्रभावित करने वाला एक मुद्दा यह है कि मुकदमे की सुनवाई में अदालतें कई साल लगा देती हैं। इसी देरी को ध्यान में रखते हुए अक्सर ये कहा जाता है कि इंसाफ में देरी यानी इंसाफ का कत्ल। लेकिन अदालत के कुछ फैसले ऐसे भी हैं जिन्हें लोग आम आदमी के लिए नुकसानदेह मानते हैं। उदाहरण के लिए गरीबों की आवाज़ अधिकतर जैसे मुद्दों पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं का मानना है कि बस्तियों झुग्गी झोंपड़ियों की बेदखल करने के बारे में अदालत द्वारा दिए गए हाल के फैसले पुराने फैसलों के विरुद्ध हैं। हाल के फैसलों में झुग्गी वासियों को शहर में घुसपैठियों की तरह देखा जा रहा है। भारत में न्यायाधीशों की संख्या, ये 2018 की सूची है। वर्तमान सूची को आप देख लेना। उच्चतम न्यायालय स्वीकृत पद 31, कार्यरत 28 और रिक्त पद 3 है। उच्च न्यायालय 1079 स्वीकृत पद है, जिसमें 645 कार्यरत है और 434 पद है जो रिक्त चल रहे हैं। जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में कुल 22,644 पद स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें 17,509 जो कार्यरत है और 5,135 पद है वो रिक्त चल रहे हैं। इसके बावजूद इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि लोकतांत्रिक भारत में न्यायपालिका ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। न्यायपालिका ने कार्यपालिका और विधायिका की शक्तियों पर अंकुश लगाया है और नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा की है। संविधान सभा के सदस्यों ने एक ऐसी न्यायपालिका की बिल्कुल सही सपना देखा था जो पूरी तरह स्वतंत्र हो। ये हमारे लोकतंत्र का एक बुनियादी पहलू है। कक्षा कार्य में 3 प्रश्न है, गृह कार्य में ये 4 से 8 प्रश्न है,